नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी HSSC TGT हिंदी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए, मेवात कैडर की वैकेंसी के लिए। और उम्मीद है आप लोग भी बहुत ही शिद्दत से अपनी तैयारी में लगे होंगे। ठीक है। और मैंने जैसा आपको कहा था कि हम लोग सैटरडे संडे हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन करेंगे जिससे आपकी रिवीजन हो जाए, तो मैं व्याकरण की क्लास लेके आई हूँ आपके लिए। तो शुरू कर लेते हैं हम आज की क्लास। जैसे ही आपके सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और काल, तो उसी के हिसाब से मैंने कुछ टॉपिक उठाए हैं। पहले वाले जो शुरू में हैं तो उनके ही क्वेश्चन लिए हैं, तो आप लोग करके देखिए और अपना आंसर हो सके तो वीडियो पॉज करके देखना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरदार ने रियासतों को समाप्त कर दिया। वाक्य में आए सरदार शब्द में क्या है? तो आपने यहाँ पर संज्ञा बतानी है। और जब भी संज्ञा से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है या व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जब तो ऐसा ही प्रश्न आता है या भाववाचक संज्ञा से प्रश्न पूछा जाता है। जिस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है मैंने उसी तरीके से अपने आप से ये क्वेश्चन बनाए हैं ताकि आपकी रिवीजन फटाफट से, मतलब कुछ क्वेश्चनों में आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सरदार की बात करें तो सरदार में जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर जिस सरदार की बात हो रही है सभी को पता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात रियासतों को इकट्ठा करने का जो काम किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। तो यहाँ पर वो एक स्पेशल व्यक्ति हो गए, विशेष व्यक्ति हो गए, एक हो गए, तो क्या आ जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सरदार में यहाँ पर जो सरदार शब्द का प्रयोग हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी। आपने पूरा वाक्य पढ़ना है, वाक्य की सेंस पकड़नी है, फिर आंसर करना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी। ठीक है। तुम तो एकलव्य हो जो गुरु के लिए कुछ भी कर सकते हो। वाक्य में कौन सी संज्ञा है? तो आपने इस वाक्य में पहचान करनी है, पूरा वाक्य पढ़ना है, उसकी सेंस को पकड़ना है। ठीक है। तुम तो एकलव्य हो। आपको पता है कि एकलव्य क्यों जाने जाते थे? गुरु भक्ति के लिए। एकलव्य को क्यों जाना जाता है? गुरु भक्ति के लिए। जब भी किसी के विशेष जो गुण होते हैं, गुणों की तुलना करके किसी को कोई बात कही जाए, गुणों की तुलना हो, गुणों की समानता हो, तो वहां पर जो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। तो यहाँ पर एकलव्य के गुण, एकलव्य तो एक विशेष व्यक्ति है। ठीक है, उसके गुणों की तुलना किसी गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले बच्चे से की जा रही है, तो यहाँ पर एकलव्य में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। एकलव्य से मतलब है ऐसे बच्चे जो गुरु की भक्ति करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, तो इसमें आ जाएगी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। तीसरा हमारा प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो सबसे पहला जो शब्द है कवित्व। कवित्व किससे बना है? तो कवि से बना है, सबको पता है। दूसरा शब्द है कटुता। कटुता किससे बना है? कटु से बना है। कटु क्या है? एक विशेषण है। तीसरा है कमाई। कमाई बना है कमाना से। कमाना क्या है? एक क्रिया है। उसके बाद है शीघ्रता। शीघ्रता किससे बना है? शीघ्र से बना है, जो कि एक अव्यय है। तो यहाँ पर जो जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा हो गई कवि तव हो गई, किससे बनी है? कवि से बनी है। कवि में जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। और इसके अलावा जो भाववाचक संज्ञा है उसका निर्माण पूछ लिया जाए तो 5 प्रकार से होता है। संज्ञा से होता है, सर्वनाम से होता है, विशेषण से होता है, क्रिया से होता है और अव्यय से होता है। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वहाँ पर पूछा गया है कि दरबार शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो दरबार आपको पता है कुछ लोगों का समूह होता है दरबार। ठीक है, दरबार कुछ लोगों का समूह होता है, तो वहाँ पर क्या आ जाती है? यहाँ पर समूह हो किसी चीज़ का, कक्षा हो गई, सेना हो गई। ठीक है, तो वहाँ पर क्या आ जाता है? समूहवाचक संज्ञा आ जाती है। लेकिन दरबार शब्द में यहाँ पर संज्ञा पूछी गई है, समूहवाचक संज्ञा यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं है। आपको पता है कि अगर मूल रूप से संज्ञा के भेद पूछ लिए जाएं तो 3 ही हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आगे चलकर जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हो गए, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, सभी को पता होगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में समूहवाचक नहीं है, परंतु समूहवाचक संज्ञा की जो जननी है वो जातिवाचक संज्ञा ही है। आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं, मूल रूप से 3 ही हैं। तो यहाँ पर अगर समूहवाचक आपको ऑप्शन में नहीं मिलता
तो आप जातिवाचक के साथ जा सकते हैं। अगर समूहवाचक संज्ञा ऑप्शन में मिलता है तो आपने समूहवाचक संज्ञा को ही टिक करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग नित्य एक वचन के रूप में होता है? तो आपको पता है कि क्षमा मांगी जाती है, जनता इकट्ठी होती है, भीड़ इकट्ठी होती है और हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो हस्ताक्षर किए जाते हैं, इसका प्रयोग हमेशा ही सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। क्षमा, जनता, भीड़ और इनका जो प्रयोग है सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द है जो सदा बहुवचन में प्रयोग नहीं होता? नहीं, ध्यान रखना है। प्राण निकल जाते हैं, बहुवचन में प्रयोग होता है। आंसू आ जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं, वर्षा होती है। तो यहाँ पर वर्षा शब्द ऐसा है जिसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। बाकी तीनों ही शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हमने नाटक के लिए चंदा इकट्ठा किया, वाक्य में कौन सा कारक है? तो कारक भी आपके सिलेबस में है, जो जो टॉपिक दिए हैं उनको तो आपने अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, संप्रदान कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है या अपादान कारक है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक और कर्म कारक में हमेशा बच्चों को उलझन रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि दोनों का ही जो मतलब कि प्रसर्ग होता है वो सेम सेम लगता है। ठीक है, लेकिन आपने ध्यान रखना है, जहाँ किसी को कोई चीज़ दे दी जाए और वापस ना ली जाए, अगले की स्वार्थ पूर्ति हो जाए, एक तो वहाँ संप्रदान कारक आता है, किसी को तो कुछ देने के अर्थ में। ठीक है, तो यहाँ पर नाटक के लिए चंदा इकट्ठा हुआ है तो संप्रदान कारक यहाँ पर आ जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, नितिन पिताजी के साथ दिल्ली गया, वाक्य में आए कारक की पहचान करो। तो इसमें जो कारक हो जाएगा वो करण हो जाएगा। करण क्यों हो जाएगा? क्योंकि करण कारक वहाँ होता है जो क्रिया को संपन्न करने का साधन बनता है। ठीक है, जो क्रिया को संपन्न करने का साधन बनता है। तो नितिन का जो दिल्ली जाना है वो कैसे मतलब कि हुआ है कार्य, वो पिताजी के साथ जाने के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर वाक्य ऐसा मिल जाए कि वह फ़ोन पर बात कर रहा था, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? फ़ोन के द्वारा बात करने की जो क्रिया है वो पूरी हो रही है ना, तो वहाँ पर फ़ोन क्रिया को संपन्न करने का जरिया बनाए, तो वहाँ भी क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, राम जेब से पेन निकालता है, वाक्य में किस शब्द में अपादान कारक है? तो अपादान कारक किस में है? जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो वहाँ पर अपादान कारक किस में होता है? पेड़ में होता है। पेड़ से पत्ते अलग होके नीचे गिर रहे हैं, पत्तों में अपादान कारक नहीं होता है। तो यहाँ पर जेब से पेन निकाला जा रहा है, तो अपादान कारक किस में हो जाएगा? जेब में हो जाएगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जिससे कोई चीज़ अलग हो उसमें होता है अपादान कारक। अगला हमारा प्रश्न है, इस कमीज को देखा, यह कितनी अच्छी है। इस कमीज को देखा, यह कितनी अच्छी है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है, ये आपने बताना है। इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक है, या फिर इसमें आ गया संबंधवाचक सर्वनाम या फिर संकेतवाचक। तो इस कमीज को देखो, देखा यह कितनी अच्छी है। तो निश्चय है कि इसी कमीज को देखा यह कितनी अच्छी है, तो यहाँ पर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, मैं अपने बर्तन खुद उठा लूँगा। यहाँ भी सर्वनाम से प्रश्न बनता है ना, तो मोस्टली चाहे तो एस्टेट की बात कर लो, कोई भी पेपर कर लो, ले लो, हमेशा हमेशा या तो निश्चित अनिश्चित से आता है। ठीक है, और या आता है निजवाचक सर्वनाम से। और निजवाचक सर्वनाम से बिल्कुल आसान है, फिर भी बच्चे गलत कर देते हैं। क्यों करते हैं मुझे नहीं समझ आता, कि जहाँ भी खुद से बात करने, खुद से कोई काम करने की बात हो, ठीक है, या फिर कोई किसी की बात हो रही है और वो अपना काम खुद से कर रहा है, तो वहाँ पर भी निजवाचक ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। चाहे तो अपनी बात हो कि मैं ये अपना काम खुद करता हूँ, जब बच्चा अपना होमवर्क खुद करता है वहाँ भी निजवाचक आ जाएगा। ठीक है, तो एक होता है आपका प्रयोग किसी को सम्मान देने के लिए किया जाता है, तो अब वो अपने आप ही पहचान हो जाती है कि किसी को सम्मान दिया जा रहा है। यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए हो रहा है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। अगला हमारा प्रश्न है, मैच में 3 खिलाड़ियों ने शतक जमाया, वाक्य में कौन सा विशेषण है?
तो विशेषण यहाँ पर बताना है कौन सा है। जब भी विशेषण से प्रश्न पूछा जाए तो पहले आपने इस बात को तय कर लेना है कि जो विशेषण जिसकी बात हो रही है वो संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है। संख्यावाचक मतलब कि जिस चीज़ की बात हो रही है क्या हम उसको गिन सकते हैं, और परिमाणवाचक जिस चीज़ की बात हो रही है क्या उसको नापा तोला जाता है। पहले इस चीज़ को आपने जान लेना है, उसके बाद निश्चित अनिश्चित पर पहुंचना है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही खिलाड़ियों की, खिलाड़ियों को हम गिन सकते हैं ना, 1 2 3, तो मतलब कि ये हो गया संख्यावाची विशेषण का उदाहरण है। अब ये देखना है कि निश्चित संख्या है या अनिश्चित है। 3 ही खिलाड़ियों ने शतक जमाया तो इसका मतलब यहाँ पर संख्या निश्चित है। हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, यह पुस्तक रूपा की है। यह पुस्तक रूपा की है, इसमें विशेषण पूछा है, तो इसमें कौन सा विशेषण है? इसमें सार्वनामिक विशेषण आ गया, क्योंकि यह क्या है? सर्वनाम है, और इसकी विशेषता क्या है कि यह पुस्तक रूपा की है। रूपा की पुस्तक होना उसकी विशेषता है, तो सार्वनामिक विशेषण यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, श्री सुधाकर वर्मा हमारे विद्यालय के सभी अध्यापकों से अधिक अनुभवी हैं। में विशेषण की कौन सी अवस्था है? आपको पता है विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, तो यहाँ पर तो सीधी सीधी बात की जाए कि यह विद्यार्थी अच्छा है, ठीक है, वहाँ पर मूलावस्था होगी उसकी। यह विद्यार्थी उस विद्यार्थी से अच्छा है, मोहन सोहन से अच्छा है, वहाँ पर होगी उत्तरावस्था। और यहाँ कह दिया जाए कि मोहन सबसे ही अच्छा है, तो वहाँ पर हो जाएगी उत्तमावस्था। तो यहाँ पर श्री सुधाकर वर्मा हमारे स्कूल के सभी अध्यापकों से अधिक अनुभवी हैं, तो उत्तमावस्था हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई में कौन सी क्रिया है? अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो यहाँ पर 2 कर्म हो गए, तो इसका मतलब यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं, ध्यान रखना है। सामान्य क्रिया हो गई, संयुक्त क्रिया हो गई, पूर्वकालिक क्रिया हो गई, नाम धातु क्रिया हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 5 इसके भेद होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया होती है एक। तो अगला हमारा प्रश्न है, वह मंदिर पहुंच गई वाक्य में कौन सी क्रिया है? वह मंदिर पहुंच गई, तो इसमें आ जाएगी संयुक्त क्रिया। मंदिर पहुंच गई, वह मंदिर पहुंच गई में संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ऐसा उदाहरण मिले तो संयुक्त क्रिया। सर्वनाम से बनने वाली नाम धातु क्रिया, सर्वनाम से बनने वाली नाम धातु क्रिया। अगर हम मिमियाना की बात करें तो मैं से बनी है। ठीक है, मैं से बना है। सठियाना 60 से बना है। हथियाना हाथ से बना है। शर्माना शर्म से बना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं है वो क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम से बनने वाली नाम धातु क्रिया पूछा है, तो मिमियाना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यदि कुत्ता भौंकता तो चोर भाग जाता। काल पूछा है। जब भी काल का प्रश्न आता है तो ज्यादातर हेतु मद काल से पूछा जाता है। हेतु मद भूतकाल में होता है और भविष्यत काल में होता है। तो आपने एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ पर तो बात मतलब दोनों ही क्रियाएं पास्ट की हो जाएं, भूतकाल की हो जाएं, मतलब कि हम उसमें कोई सुधार नहीं कर सकते। जैसे यदि कुत्ता भौंकता तो चोर भाग जाता, पिछली बात हो रही है ना तो कुत्ता भौंका ना चोर भागा, और हम ऐसा कुछ कर भी नहीं सकते कि कुत्ता भौंक ले और चोर को भगा दे। ठीक है, वहाँ पर क्या हो जाएगा? भूतकाल की क्रिया हो जाएगी। अगर ऐसा आपको वाक्य मिल जाए कि अगर आप मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, मैं कहूँ अगर आप मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, तो इसमें सुधार हो सकता है। अभी भी आपके पेपर में 8 दिन बाकी हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो वहाँ पर आ जाए, ऐसा वाक्य मिल जाए तो वहाँ पर हेतु मद भविष्यत काल हो जाएगा, मतलब जिस क्रिया में सुधार हो सकता है। जब पॉसिबिलिटी हो ही ना कि सुधार कोई हो ही नहीं सकता, बीत चुका जो, वहाँ पर हेतु मद भूतकाल आ जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, गर्मी के मारे रवि परेशान है में अव्यय पूछा है। तो आपको पता है कि अव्यय भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, तो अव्यय इसमें कौन सा आ जाएगा? इसमें आ जाएगा गर्मी के मारे रवि परेशान है। तो गर्मी और रवि में जो संबंध है, जोड़ किसने रखा है? के मारे ने। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर के मारे में कौन सा हमारा अव्यय आ गया? स्वंद बोधक। कौन सा आ गया? स्वंद बोधक अव्यय यहाँ पर आ जाएगा। गर्मी के मारे, के बिना, के पीछे, के आगे। जब भी ऐसे वाक्य मिल जाए ना, ऐसे शब्द मिल जाएं दो, मतलब कि संज्ञा सर्वनाम को जोड़ने वाले, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? हमारा हो जाता है स्वंद बोधक
अव्यय। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय है? या समुच्चय बोधक से प्रश्न आता है या संबंध बोधक से आता है, तो दोनों का ध्यान रखना है। राम ने खाना खाया मगर पानी नहीं पिया। अब दो वाक्यों को, वाक्यांशों को किसने जोड़ा है? मगर ने जोड़ा है, तो मगर यहाँ पर क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। प्रीति सुंदर लिखती है, तो क्रिया विशेषण हो गई। उस विद्यालय के पीछे मेरा घर है, यहाँ पर के पीछे आ गया, तो यहाँ फिर वही संबंध बोधक अव्यय आ गया। मदन यहाँ नहीं आया, तो यहाँ पर यहाँ नहीं आया स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, माधुरी से नहाया नहीं जाता। ये वाच्या से प्रश्न है। वाच्या आपको पता है कि 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्या, कर्तृवाच्या, कर्मवाच्या और भाववाच्या, और ज़्यादातर प्रश्न आता है भाववाच्या से आता है। ठीक है, तो जहाँ भी आ जाए उससे नहाया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, तो वहाँ पर क्या आ जाता है? भाववाच्या आ जाता है। कर्ता जो कर्तृवाच्या होता है उसमें जो क्रिया काम करती है ना, वो कर्ता के अनुसार करती है। क्रिया काम करती है कर्ता के अनुसार करती है, और कर्मवाच्या में कर्म के अनुसार क्रिया काम करती है। जैसे रमा पुस्तक पढ़ती है, रमा पढ़ती है ना, तो क्रिया रमा के अनुसार है। ठीक है, पत्तर लिखा जाता है, पत्तर लिखा जाता है, तो यहाँ जो लिखा शब्द है क्रिया हो गई, तो ये किसके अनुसार है? पत्तर के अनुसार, यहाँ कर्मवाच्या हो जाएगा। भाववाच्या में आपको बता ही दिया कि नहाया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, ऐसे शब्द आ जाएं तो वहाँ पर भाववाच्या हो जाता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रकार समानाधिकरण समुच्चय बोधक का भेद नहीं है? तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक 2 प्रकार होते हैं इसके, और उसके आगे भी 4-4 भेद होते हैं। ये प्रश्न सीईटी एग्जाम में पूछा गया था, तो ध्यान रखना है। संयोजक होता है, विभाजक होता है, परिमाण बोधक होता है, और एक होता है विरोधवाचक। ये संकेतवाचक नहीं होता, इस चीज़ का ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है? संकेत इशारा किया गया है। तुम इस बार सफलता की नई ऊंचाइयों को छुओ, तो इसमें क्या है? इच्छा व्यक्त की गई है कि तुम इस बार सफलता की नई ऊंचाइयों को छुओ। यदि तुम सत्य बोलते तो पकड़े नहीं जाते। शायद इस वर्ष वर्षा अधिक हो, ये संदेह है। नमन सो रहा है, ये विधानवाचक वाक्य है। तो संकेत किस में दिखाई दे रहा है? यदि तुम सत्य बोलते तो पकड़े ना जाते, तो यहाँ पर इसमें आ जाएगा संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। और अगली जो हमारी क्लास है, जो टॉपिक रह रहे हैं उसमें से, या फिर एक प्रैक्टिस आपको इन्हीं टॉपिक की हो जाए, क्योंकि इनसे प्रश्न बनना ही बनना है। तो ये आपकी फीडबैक पर डिपेंड करती है। जैसा आप कहोगे, आपको समझ आया, आपकी रिवीजन हुई, आपको फ़ायदा हुआ, तो नेक्स्ट क्लास बनाऊंगी, नहीं तो फिर हम साहित्य के क्वेश्चन ही करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।